चलिए, ऑनलाइन वालों को भी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही ऑनलाइन में? एक बार कमेंट करेंगे तो। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे एक बार, आवाज आ रही है नहीं आ रही है मेरी? सभी को गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन वालों को। हाँ, आ रही है आवाज? सभी को क्लियर आवाज आ रही है मेरी? चलिए, बढ़िया। तो आज से धारा जीएस में हॉस्टल वार्डन की बैच, डेट क्या है आज? 7 मार्च, ठीक है ना? आज से धारा जीएस में 7 मार्च 2024 से हॉस्टल वार्डन की बैच स्टार्ट हो रही है। तो समझते हैं पहले हॉस्टल वार्डन का एग्जामिनेशन स्कीम। किसी भी एग्जाम को देने से पहले क्या समझना होता है? एग्जामिनेशन स्कीम। उसका एग्जाम कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं एक ब्रीफ में आपको आइडिया दे रहा हूँ हॉस्टल वार्डन को लेकर, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना? फिर धीरे डिस्कस करेंगे, आज चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है कि नहीं? समझिएगा हॉस्टल वार्डन, ठीक है ना? हॉस्टल वार्डन में क्या है एग्जामिनेशन स्कीम, ठीक है ना? अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो क्या बोलोगे आप? परीक्षा योजना बोलोगे। एग्जामिनेशन स्कीम को क्या बोलोगे? परीक्षा योजना। क्या है परीक्षा योजना इस हॉस्टल वार्डन का? एग्जामिनेशन स्कीम। तो समझिएगा, हॉस्टल वार्डन में कुल कितने प्रश्न पूछे जाने हैं? कुल प्रश्न, टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाने हैं? कुल प्रश्न पूछे जाने हैं आपके पास 100। कितने प्रश्न पूछे जाने हैं? कुल प्रश्न 100। जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का रहेगा? कितने मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क्स का। हिंदी में बोल सकते हो आप 1 अंक का। कितने मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क्स का। टोटल कितने प्रश्न पूछे जाने हैं? 100 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का? 1 नंबर का, यानी कि 1 अंक का। तो इस हिसाब से कुल अंक कितने हो जाएंगे? कुल अंक कितने हो जाएंगे? 100 का। तो जो आपका एग्जाम होगा वो टोटल कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। क्लियर है कि नहीं? अब अगर आप सही किए तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर। और यदि आपने गलत किया तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग का भी स्कीम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने गलत किया तो आपको नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। कितना? 1/4। कितना दिया जाएगा? 1/4, अर्थात 0.25। ये क्या किया जाएगा? अगर आपने गलत किया मार्किंग, 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है ना, टिक ही नहीं लगाया, तो उसमें आपको 0 नंबर दिया जाएगा। कितना नंबर दिया जाएगा? 0। अगर आप सही किए तो कितना नंबर? 1 नंबर, क्योंकि एक प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का। अगर आपने गलत किया तो कितना नंबर काट लिया जाएगा? 1/4, मतलब 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। और यदि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है कि नहीं, उसमें आपने बबलिंग ही नहीं किया, तो क्या किया जाएगा? आपको उस पर 0 नंबर दिया जाएगा। इतना बात समझ में आया? अब अगर मैं बात करूं टाइम को लेकर, तो समय जो आपके पास मिलेगा वो समय मिलेगा आपको 2 घंटा। कितना घंटा मिलेगा? 2 घंटा। क्लियर है कि नहीं? समय कितना मिलेगा? 2 घंटा जनरली, ठीक है ना? जनरली जो टाइमिंग रहता है व्यापम का, वो रहता है 10 से लेके 12-15 तक। ये 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसलिए मिलता है ताकि आप OMR को अच्छे से फिल कर सको, गलती ना करो। तो टाइमिंग मोटा मोटा 10 से रहता है 12-15 तक। क्लियर है? तो ये क्या हो गया उसका एग्जामिनेशन स्कीम। क्लियर है कि नहीं? जिसमें आपको कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। कुल अंक कितना हो जाएगा? 100 अंक। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/4। यदि आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो कितना नंबर मिलेगा उस क्वेश्चन के लिए? 0। तो समय कितना रहता है? 2 घंटा। क्लियर है कि नहीं? लगभग आपको मिलेगा 10 से 12-15, यही टाइमिंग देगा व्यापम आपको एग्जाम के लिए। क्लियर है सभी को इतना बात? चलो, ऑनलाइन वाले पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ? हॉस्टल वार्डन का परीक्षा योजना कैसे रहेगा, क्या रहेगा, क्लियर हुआ? पहले इतना बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बताइए ऑनलाइन वाले, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले? फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बाकियों को भी क्लियर है ऑनलाइन वाले? कमेंट करते रहेंगे ना भाई ऑनलाइन वाले। तो ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाते रहूं और आपको आवाज ही मेरी क्लियर ना हो रही हो, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, ऐसा ना हो। ठीक है ना? आपको एक एक चीज समझ में आना चाहिए।
तो ये हो गया हॉस्टल वार्डन का एग्जामिनेशन स्कीम, परीक्षा योजना बोलते हैं हिंदी में। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं सिलेबस के बारे में, कितने कितने मार्क्स का बटा हुआ है। ठीक है ना, मोटा मोटा मैं बात करता हूं सिलेबस जो बटा हुआ है वो कैसे बटा हुआ है। सिलेबस को समझो कैसे कैसे बटा हुआ है। हिंदी में क्या बोलोगे इसी को? पाठ्यक्रम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पाठ्यक्रम। तो अगर मैं पाठ्यक्रम की बात करूं तो इसमें क्या पाओगे आप? जो कंप्यूटर है, क्या है? कंप्यूटर। हॉस्टल वार्डन में जो कंप्यूटर है वो टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 30 प्रश्न। तो अगर एक प्रश्न 1 मार्क्स का है तो अंक कितना हो जाएगा यहां पास से? अंक हो जाएगा 30 अंक का। कितने का हो जाएगा? 30 अंक का। कंप्यूटर कितने मार्क्स पूछा जाएगा? 30 मार्क्स का, क्योंकि 30 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30। इसी प्रकार दूसरा आपको मिलेगा हिंदी व्याकरण। क्या मिलेगा आपको? हिंदी का व्याकरण। ठीक है कि नहीं? इसमें पत्र लेखन वेखन नहीं मिलेगा आपको, हिंदी का व्याकरण बोल रहा हूं। हिंदी व्याकरण में टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न। तो 5 प्रश्न कितने मार्क्स का हो जाएगा? 5 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न 1 मार्क्स का। इसी प्रकार अगला जो है आपके सिलेबस में वो है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ऐसे वैसे निबंध विबंध पत्र वत्र नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी ग्रामर ही पूछा जाएगा। क्लियर है? इसमें कितने प्रश्न आने वाले हैं आपके पास? 5 प्रश्न। 5 प्रश्न यानी कितने नंबर के हो जाएंगे? 5 अंक के। इसी प्रकार आपको क्या पूछा जाएगा? मैथ्स। क्या पूछा जाएगा? गणित, मैथ्स पूछा जाएगा। रीजनिंग इंक्लूड नहीं है इसमें, तो रीजनिंग नहीं समझना मैथ्स को। मैथ्स अलग है। एप्टीट्यूड, जो एप्टीट्यूड पूछा जाएगा वो टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर 25 प्रश्न है तो टोटल कितने मार्क्स हो जाए? कितने मार्क्स हो जाएंगे? 25 मार्क्स, 25 अंक। क्लियर है? इसी प्रकार अगला जो पूछेगा आपको जीएस पूछेगा, इंडियन जीएस। क्या बोल रहा हूं मैं? इंडियन जीएस, भारत का सामान्य अध्ययन। क्लियर है कि नहीं? इस भारत के सामान्य अध्ययन में आपको टोटल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कितने मार्क्स के रहेंगे? 15 मार्क्स के। कितने मार्क्स के रहेंगे? 15 मार्क्स के। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करूं कि इंडियन जीएस में क्या क्या पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा पहला हिस्ट्री। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? इतिहास। दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? ज्योग्राफी। क्या पढ़ना पड़ेगा? ज्योग्राफी। क्लियर है? तीसरा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। अगला जो पढ़ना पड़ेगा आपको इकोनॉमी। इकोनॉमी। क्या पढ़ना पड़ेगा? इकोनॉमी। अगला इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको साइंस। साइंस प्लस एनवायरमेंट इसी में मैं लिख दे रहा हूं। क्लियर है? साइंस प्लस एनवायरमेंट। और साइंस के बारे में हमको मालूम है कि साइंस में कितने सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। समझ में आ रहा है? तो इस 15 नंबर के लिए आपको इतने सारे सिलेबस कवर करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ सभी को? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं अगला, तो आप यहां पे पाएंगे क्या? करेंट अफेयर। क्या पाएंगे आप यहां पे? करेंट अफेयर। ठीक है ना? करेंट अफेयर से लगभग आपको 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, और कितने मार्क्स के रहेंगे वो? 5 मार्क्स के। क्लियर है? इसी प्रकार लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ जीएस। क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। और उसमें भी स्पेशली मेंशन है, क्या लिखा हुआ है वहां पे? हिस्ट्री। क्या लिखा हुआ है? इतिहास। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से क्या पूछा जाएगा आपको? छत्तीसगढ़ का इतिहास पूछा जाएगा। ज्योग्राफी या फिर जनजातियों के बारे में नहीं लिखा हुआ है, स्पेशली क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्री। तो ये छत्तीसगढ़ का जीएस भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें टोटल 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो कितने मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पास से? 5 मार्क्स। और इसी प्रकार जो लास्ट पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बाल मनोविज्ञान। क्या पूछा जाएगा? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जो रहेगा वो टोटल पूछा जाएगा 10 प्रश्न। और 10 प्रश्न मतलब कितना अंक हो गया? टोटल 10 अंक। तो आप यहां पास से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर से कितना पूछने वाला है? 30। कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स। हिंदी कितने मार्क्स? प्रश्न 5 प्रश्न, कितने मार्क्स का? 5। इंग्लिश कितने का? 5 प्रश्न, 5 मार्क्स। मैथ्स कितना? 25। और अंक कितना? 25। जीएस कितने का? 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 अंक। इसी प्रकार सीए मतलब क्या हो गया? करेंट अफेयर। ठीक है ना? करेंट अफेयर कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स।
छत्तीसगढ़ का जीएस कौन सा, हिस्ट्री, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन। इसी प्रकार बाल मनोविज्ञान 10 प्रश्न 10 अंक। आप देखो 30 ये हो गया 40, और ये कितना हो गया 40, और ये हो गया 65, और ये हो गया 70, और एक 80, ये 90, और ये कितना हो गया 100। तो ये है आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम। क्लियर है? इसी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम पेपर में। क्लियर है ना? जो हॉस्टल वार्डन पूछा जाएगा वो इसी हिसाब से पूछा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट बना वो कौन सा बना। आप क्या बोलोगे कि सर सबसे जो इंपॉर्टेंट बना मेरा वो बना पहला कंप्यूटर, दूसरा क्या बना, दूसरा बना मेरा मैथ्स, दूसरा कौन सा बना मेरा मैथ्स। क्लियर है? अगर मैं तीसरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, बाल मनोविज्ञान। जीएस तो नहीं बोल सकते आप, क्यों? क्योंकि जीएस में इतने बड़े सब्जेक्ट है ना, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप इसको समेट पाना थोड़ा सा मुश्किल है इतने कम समय पे। समझ में आया? 1-2 महीना में आप इतने सारे सब्जेक्ट को कवर कर दो बोलोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है कि नहीं? आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोचिंग के हिसाब से बैठ के कवर करोगे बोलोगे तो मुश्किल हो जाएगा ये। क्लियर है? तो केवल कितने मार्क्स का पूछ रहे हैं, केवल 15 मार्क्स का। हिस्ट्री ही अपने आप में बड़ा है, एंशिएंट है, मिडिवल है, फिर मॉडर्न है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको समझना पड़ेगा कि जो तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो कौन सा है आपका, बाल मनोविज्ञान। उसके बाद तो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप देखेंगे हिंदी कितने मार्क्स का है, 5, इंग्लिश 5। क्लियर है? इसके बाद तो सब अलग ही अलग है। तो जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने का मतलब जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाएंगे क्या, हम लोग कंप्यूटर पढ़ाएंगे, दूसरा मैथ्स पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाएंगे, बाल मनोविज्ञान। समझ में आ गया? तो कितने नंबर का प्रिपरेशन हो जाएगा आपको यहाँ पास से, 30 ये हो गया, और 5 और 5 कितना हो गया, 10, 10 ये हो गए, तो 30 और 10 कितना हो गया, 40, 40 और 25 कितना हो जाएगा आपके पास, 65, 65 और 10 75, 75 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन किया जाएगा। अगर समय बच गया तो आपको ना छत्तीसगढ़ का जीएस भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा, समय बच गया तो। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि छत्तीसगढ़ का जीएस का हिस्ट्री जो है ना बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है कि नहीं? तो अगर कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा तो सर जो रहेंगे पुखराज सर, वो आपको छत्तीसगढ़ हिस्ट्री भी कवर करा देंगे। क्लियर है कि नहीं? एक रफली आपको आइडिया मिल जाएगा जो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करा दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो मोटा मोटा आप ये मान के चल सकते हैं कि 75 से 80 नंबर का आपका सिलेबस हम लोग कवर कराएंगे। रहेगा जो ये जीएस, तो इसको थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपको कम समय पे इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते। क्लियर है कि नहीं? चाहे कहीं की भी बात रहे। क्लियर है कि नहीं? किसी भी कोचिंग में जाओ इतने कम समय पे आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। क्लियर है कि नहीं? अगर पढ़ाएंगे तो आपको एक ब्रीफ नोट्स टाइप का बता देंगे, लेकिन आप डीपली अगर पढ़ोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना? इंडियन जीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। चलो तो ये समझ में आ गया। तो पहले हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने समझा परीक्षा योजना क्या है, कैसे कैसे स्कीम रहेगा, कितने मार्क्स से प्रश्न आने वाले हैं, क्या पॉजिटिव मार्किंग है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, टाइमिंग क्या रहेगा। उसके बाद हमने क्या देखा, सिलेबस। ये सिलेबस है, इसी के अनुरूप आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा कि कंप्यूटर से 30 प्रश्न, हिंदी से 5 प्रश्न, इंग्लिश से 5 प्रश्न, मैथ से 25 प्रश्न, जी करेंट अफेयर से 5, करेंट छत्तीसगढ़ जीएस से 5 और बाल मनोविज्ञान से 10। समझ में आ गई इतना बात? चलो बताइए, ऑनलाइन वाले समझ में आया? ऑनलाइन वाले बताइए समझ में आया? आया समझ में ऑनलाइन वालों को? समझ में आया? सभी को क्लियर हो गया अच्छे से ना? चलो तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है ना? बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। तो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ सब्जेक्ट, वो पढ़ाने वाला हूँ क्या आपको, मैथ्स। क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, मैथ्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, गणित। क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, मैथ्स। अब मैथ्स में समझिएगा कि क्या क्या टॉपिक इसमें पूछा जाएगा। सिलेबस पहले से डिफाइंड है, पूरा मैथ्स नहीं पूछा गया है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सर जो सिलेबस दिया है उसी से पूछेगा क्या। मैथ्स का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो दूसरे चैप्टर पे डिपेंडेंट ना हो। कहीं ना कहीं हर चैप्टर किसी ना किसी चैप्टर से डिपेंडेंट है।
समझ में आया? तो आप टोटली डिपेंड नहीं सकते, जो सिलेबस दिया है उसी को नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो सिलेबस दिया है उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे, उसके बाद समय बच गया तो कुछ कुछ और जो चैप्टर रहेंगे उसको भी कवर करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो मैं पहले चैप्टर का नाम लिख रहा हूं जो हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर चैप्टर मैथ्स में किसी न किसी रूप से दूसरे चैप्टर पे डिपेंड रहता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि मैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया तो वहां पे रेशियो का भी कॉन्सेप्ट आएगा। इसका कॉन्सेप्ट आएगा रेशियो का। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे घातांक एवं करणी का भी कॉन्सेप्ट आएगा अगर आप SICI पढ़ोगे तो। क्लियर है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हर चैप्टर को आपको हल्का हल्का पता रहना चाहिए। स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालने आना चाहिए आपको, उसका भी एप्लीकेशन आते रहता है। क्लियर है? तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि अगर समय बच गया तो हमको और भी चैप्टर्स कवर करने हैं, लेकिन आप जो पहले दिया गया उस चैप्टर को पहले कवर करेंगे, वहां पे अगर कॉन्सेप्ट आते जाएगा तो मैं समझाते चलूंगा। चलिए, तो अगर मैं बात करूं हमारे मैथ्स में जो पूछा जाएगा, पूछा गया है, पहला लिखा गया है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, पहला चैप्टर क्या लिखा गया है? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्लियर है? दूसरा जो पूछा गया है आपके पास, पूछा गया है औसत। क्या पूछा गया है? औसत। औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। औसत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एवरेज। दूसरा चैप्टर क्या हो गया आपका? एवरेज। तीसरा जो पूछा गया है वो पूछा गया है प्रतिशत। प्रतिशत इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? परसेंटेज। क्या पूछा गया तीसरा चैप्टर आपका? परसेंटेज। अगर मैं चौथा चैप्टर की बात करूं तो चौथा चैप्टर पूछा गया है साधारण ब्याज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज, या सिंपली बोल दो आप ब्याज, एक ही बात है, सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। अगला जो पूछा गया है आपके पास वो पूछा गया है लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला चैप्टर क्या लिखा मैंने? एलसीएम एंड एचसीएफ। दूसरा मैंने क्या लिखा? एवरेज, औसत। तीसरा मैंने क्या लिखा? प्रतिशत। अगला क्या लिखा मैं? एसआई। उसके बाद लिखा मैं लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि। अगर मैं बात करूं छठवें चैप्टर की, तो छठवां चैप्टर में आप पाओगे क्या? यहां पे लिखा है रेखा एवं कोण। क्या लिखा हुआ है? रेखा एवं कोण। इंग्लिश में बोलते हैं लाइन एंड एंगल। क्या बोलोगे आप? लाइन एंड एंगल। ठीक है ना? मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, लाइन एंड एंगल। रेखा एवं कोण। क्या पूछा गया? रेखा एवं कोण। अगला जो पूछा गया है आपके पास चैप्टर, वो दिया गया है ट्राइंगल। क्या पूछा गया है? ट्राइंगल। उसके बाद दिया गया है क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद दिया गया है सर्कल। अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो क्या बोलेंगे आप इसको? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। और अगला चैप्टर दिया गया है आपके पास क्षेत्र मिति, बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं आप? एरिया। क्या बोलते हैं आप? एरिया। इसी में आपका 2D मेंसुरेशन सब इसी में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और अगला जो दिया है आपके पास, आप बोल सकते हैं चैप्टर 9, वो दिया है वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं। 2D और 3D समझ लो आप यहाँ पास। 2D और क्या बोल दो आप सीधा सीधा यहाँ पे? 3D। तो इतने चैप्टर तो उसने मेंशन किए हैं। इसको वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हिंदी में? आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल क्या लिखा हुआ है? घन तथा घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। पर आप अगर एग्जाम पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि घन और घनाभ के अलावा आपको सिलेंडर के बारे में पूछा जाता है। क्लियर है कि नहीं? कोण के बारे में पूछा जाता है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे सब पढ़ना पड़ेगा। गोला के बारे में पूछा जाता है। क्लियर है कि नहीं? भले वो मेंशन किया है घन तथा घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड, लेकिन इसके अलावा आपको पूछा भी जा सकता है सिलेंडर के बारे में, कोण के बारे में, ठीक है ना, स्फीयर के बारे में। तो ये सब चीज हमको कवर करना है, ये जो लिखा हुआ सिलेबस। तो हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि आप इसी सब्जेक्ट टॉपिक को पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद समय बच गया तो और कुछ कुछ बेसिक चैप्टर्स को देखेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? चलिए बताइए, ऑनलाइन वाले इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि इतने चैप्टर्स हमको कवर करने हैं? इतने चैप्टर्स हमको कवर करने हैं।
चलिए, क्लियर है सभी को, ठीक है कि नहीं। अब जैसे कि मैं क्या बताया आपको, क्या बताया कि टोटल कितने प्रश्न पूछे जाने हैं मैथ्स से, 25 प्रश्न, और चैप्टर कितने दिख रहे हैं आपको, 9। अगर मैं एक चैप्टर से भी एक प्रश्न निकाला तो कितना ही बनेगा, 9 ही प्रश्न बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि आपके एग्जाम में ये मान के चलो कि आपसे हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा, एक भी चैप्टर आप छोड़ के नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को, कि भैया मैं सोचो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल सर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे थ्योरम पढ़ने पड़ते हैं, तो मैं इसको छोड़ के चला जाता हूं, तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं, आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। भले यहाँ पे आपके एग्जाम में तीनों का सेक्शन मिला के मान लो 5 क्वेश्चन आया, तो कम से कम आपसे 3 से 4 तो बनने ही बनने चाहिए। इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर बाय द वे 5-5 क्वेश्चन निकाले तो आप 5-5 क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते मैथ्स में। क्लियर है कि नहीं। 25 में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 25 में 25 स्कोर किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 25 में आप 25 स्कोर कर सकते हो। क्लियर है सभी को। तो आप ये मान के चलिए कि हमको इतने सारे टॉपिक्स तो कवर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, और 25 प्रश्न आपको ना एक चैप्टर से पूछेगा, ना आपको एक आध चैप्टर को छोड़ के पूछेगा। क्लियर है कि नहीं। तो मोटा मोटा आपको सब चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। और अगर मैं बात करूं तो आप अर्थमेटिक में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका रहता है, अर्थमेटिक का। जो 90% सिलेबस कवर करेगा आपका वो एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, प्रतिशत, एसआई, लाभ तथा हानि, और एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन्हीं लोग कवर करेंगे। त्रिभुज, कोऑर्डिनेटर और सर्कल इससे थोड़ा सा कम पूछा जा सकता है, लेकिन पूछेगा। क्लियर है कि नहीं। रेखा कोण से भी पूछेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, ज्यादा हैं, तो आप समझ के चलिए कि सब चीज आपसे पूछने वाला है। क्लियर हुआ। तो आप लोग स्टार्ट करें आज की क्लास। स्टार्ट करें तो पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या, एलसीएम तथा एचसीएफ। चलो, हिंदी में क्या बोलते हैं एलसीएम तथा एचसीएफ को, लघुत्तम समापवर्त चैप्टर 1। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक। क्लियर है कि नहीं। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक, और इसी को शॉर्टकट में हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, लसा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सा। क्लियर है। तो जनरली मैं जो वर्ड यूज करूंगा वो एलसीएम एचसीएफ यूज करूंगा, ठीक है कि नहीं। एलसीएम एचसीएफ यूज करूंगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त, तथा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। शॉर्टकट क्या है, लसा, उसका क्या शॉर्टकट, मासा। क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ेंगे इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, 3 पार्ट में। पहले हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। पहले क्या पढ़ेंगे, एलसीएम के बारे में, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एलसीएम से उसको पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, एचसीएफ। समझ में आया। पहले क्या पढ़ेंगे, एलसीएम। एलसीएम से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, एचसीएफ। और एचसीएफ के बाद देखेंगे क्या, एलसीएम प्लस एचसीएफ के प्रश्न। तीसरा क्या रहेगा टॉपिक हमारा, एलसीएम प्लस एचसीएफ, जिसमें दोनों क्वेश्चन रहेगा, जो दोनों वर्ड रहेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। क्लियर है कि नहीं, मिसलेनियस क्वेश्चंस। क्लियर है। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा चैप्टर 1 को स्टडी करने का। क्या रहेगा, पहले एलसीएम पढ़ेंगे, फिर एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मिसलेनियस या विविध प्रश्न। क्लियर है कि नहीं, जो सीजी व्यापम या हॉस्टल वर्णन के लिए काम आएगा। स्टार्ट करें चैप्टर अब। चलो, तो टॉपिक का नाम डाल लो आप एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, आपको एलसीएम एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो चैप्टर बेस्ड है, ये चैप्टर जो डिपेंड कर रहा है आपको, वो टोटली डिपेंड करता है डेफिनेशन पे। किस पे डिपेंड करता है, आपका डेफिनेशन पे। तो मैं पहले हिंदी में लिख रहा हूं और इंग्लिश में लिखवा दूंगा, आप लोग समझते चलिएगा, फिर मैं समझाऊंगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एलसीएम। क्या बोलते हैं हिंदी में, लघुत्तम समापवर्त। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लसा। क्लियर है कि नहीं। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लोग लिखिएगा, फिर मैं समझाता हूं। दो या दो से दो या दो से
अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। ये है डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन है ये? एलसीएम का। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। क्लियर है? क्लियर है? अब इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो लिख सकते हैं, मैं ओरली बोल दे रहा हूं। लिखिएगा, साइड हेडिंग क्या डालना है? एलसीएम। एलसीएम तो लिखो, डेफिनेशन में क्या आएगा इसका? द लिस्ट नंबर which is exactly divisible by each one of the given number is called their LCM। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। द लिस्ट नंबर which is exactly divisible by each one of the given number is called their LCM। चलिए, अब सबका ध्यान बोर्ड में रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं? अब समझो डेफिनेशन, क्योंकि बिना डेफिनेशन समझे आप इस चैप्टर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो पहला स्टेटमेंट में देखो आप क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम। तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि सर जब भी हम एलसीएम निकालेंगे उसमें कम से कम कितनी संख्या होगी? दो संख्या। ठीक है नहीं? कम से कम कितनी संख्या होगी? दो संख्या, तभी आप उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो दो या फिर दो से अधिक। एक संख्या का जैसे मैं पूछा 5 का एलसीएम बताओ तो आप नहीं बता सकते। मैं बोला 6 का एलसीएम बताओ तो आप नहीं बता सकते। संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम दो, और दो से अधिक कितनी भी हो चल जाएगी, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? दो। तभी आप क्या निकाल सकते हैं? उसका एलसीएम। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट में यही लिखा गया है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है। क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या। लिस्ट नंबर, लिस्ट यानी सबसे छोटी, उससे छोटी आपको मिल ही नहीं सकती। लिस्ट नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिस्ट नंबर। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो दी गई संख्याओं से, विच इज डिविजिबल बाई, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या? पूर्णतः विभाजित। तो पूर्णतः विभाजित कहने का मतलब वे संख्या जिसमें शेषफल क्या मिलेगा? अगर आप किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा आपको? शेषफल जिसमें क्या मिले आपको? जीरो, जिसमें रिमाइंडर क्या बचा है आपके पास? जीरो। एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब क्या होता है? जिसमें आपको रिमाइंडर या शेषफल क्या मिले? जीरो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम कैसे होनी चाहिए? छोटी से छोटी संख्या। कैसी होनी चाहिए? छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से
कैसी हो, पूर्णतः विभाजित, अर्थात जब आप भाग करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। अब समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मैं माना एग्जाम्पल समझना, मैं लिया 2 4 6, 2 4 6, तो पहले तो मैं जो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन सही है कि नहीं, पहले आपको ये चेक करना है। एलसीएम हम किसका निकालेंगे, कम से कम 2 संख्या का या फिर 2 से अधिक संख्या का। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 2 से अधिक संख्या है कि नहीं, कौन कौन सा है, 2 4 6। पहले आप डेफिनेशन समझो, तो मैंने क्या बोला, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम, इसका मतलब इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं। अब होगी संख्या कौन सी, छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से कैसी हो, पूर्णतः विभाजित, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। समझ में आया, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर कौन कौन सा है, 2 4 6, इससे वो क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी या एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। तो समझते हैं एग्जांपल ले लेके, फिर समझेंगे कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। अगर मैं माना कि सर अगर इसका एलसीएम निकला 1, क्या माना मैं, इसका एलसीएम क्या माना मैं, 1, तो जो ये 1 है, ये 1 क्या इन सभी से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। ये जो 1 है इन सभी से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। आप 1 को डिवाइड करके देखेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार जाएगा, ये 0 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना बच गया, 1। क्या बच गया, रिमाइंडर 1। तो अगर ये रिमाइंडर 1 बच गया तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या, एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या, नहीं है। जो आपका जो पूर्णता विभाजित होना चाहिए वो इन सभी संख्याओं से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, इन सभी संख्याओं से, 2 से भी, 4 से भी, 6 से भी। ऐसा नहीं कि 2 4 से हो रहा है पर 6 से नहीं हो रहा है, वही मेरा एलसीएम बन गया, ऐसा नहीं बोल सकते। जो दिए गए सभी संख्या से कैसे हो, अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो, वही क्या कहलाएगा, हमारा एलसीएम। तो यहाँ पे 1 मेरा हो सकता है क्या, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है वो 2 से ही नहीं हो रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर एक भी संख्या से नहीं हुआ तो वो हमारा एलसीएम नहीं बन सकता, जब तक कि तीनों के तीनों या जो जितने भी दिए गए संख्या है उन सभी से प्रॉपर या एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, जिसमें रिमाइंडर आपको 0 ना मिले, वो आपका एलसीएम नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया। तो मैं डिवाइड करके देखा 1 को किससे, 2 से, ये डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर कितना बच गया, 1, इसलिए ये जो 1 है ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। बात समझ में आया। अब मैं गया किसके लिए, 2 के लिए, किसके लिए गया मैं यहाँ पे, 2 के लिए। मेरे को ये जानना है कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या 2 हो सकता है क्या। तो मैं देखा डिवाइड करके, 2 को किससे डिवाइड किया मैं, 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे 0, तो 2 से तो डिवाइड हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 4 से जब डिवाइड करूंगा तो देखो हो रहा है क्या, कितने बार में जाएगा ये, 4 0 जा 0, रिमाइंडर कितना बच गया 2। और रिक्वायरमेंट क्या था कि जो शेषफल बचे, जो रिमाइंडर बचे, वो कितना बचना चाहिए, 0। लेकिन जब मैं यहाँ पे 4 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 2, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। इसलिए जो 2 है ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि एलसीएम होने के लिए सभी दी गई संख्याओं से क्या हो, अलग अलग पूर्णतः विभाजित। जो भी संख्या दी है 2 4 6, इन तीनों से कैसी होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित, अर्थात जब आप 2 से भाग करो, 4 से भाग करो और 6 से भाग करो, इन तीनों के लिए क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे देख पा रहा हूं मैं जो 2 है वो केवल 2 से भाग हुआ, परंतु 4 से भाग नहीं हुआ। और अगर एक संख्या से भी भाग नहीं हुआ तो हमारा एलसीएम नहीं बन सकता, इसलिए 2 हमारा एलसीएम नहीं कहलाएगा। अगला मैं लेके चला किसमें, 3 पे। अभी मैं केवल आपको डेफिनेशन ही समझा रहा हूं, बाद में सीखेंगे निकालते कैसे हैं। अगर अगला देखेंगे 3, तो 3 क्या मेरा एलसीएम बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि मैं 3 को डिवाइड करके देखूंगा 2 से, कितने बार में जाएगा ये, 2 एकम 2, शेषफल कितना बच गया 1, और शेषफल बचना कितना चाहिए था यहाँ पे 0। इसलिए सर जो 3 है ये भी मेरा एलसीएम नहीं हो सकता। अब मैं किसका बात किया, मैं 4 का, किसका बात किया मैं यहाँ पे 4 का, किसका बात किया मैं यहाँ पे 4 का। तो जब मैं 4 को देखा तो 4 जो है ये 2 से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और जो 4 है वो 4 से भी डिवाइड हुआ कि नहीं होगा, 4 एकम 4, शेषफल कितना मिल गया 0। लेकिन जब मैं 4 को किससे डिवाइड किया, 6 से, तो कितने बार में जाएगा ये, 0 बार में, और रिमाइंडर कितना बच गया 4। तो यहाँ पे क्या कंप्लीटली डिविजिबल हुआ क्या, कंप्लीटली डिविजिबल कहने का मतलब जहां पे शेषफल या रिमाइंडर कितना बचे, 0। तो जब आप 4 को डिवाइड किए किससे, 6 से, तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल हुआ क्या,
नहीं हुआ, इसलिए सर 4 भी हमारा एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम होने के लिए इन सभी संख्याओं से कैसी होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित, इन सभी संख्याओं से, अर्थात जो भी संख्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, 2 4 6, इन तीनों के तीनों से क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए यहाँ पे 4 भी मेरा एलसीएम नहीं हो सकता। अब अगर मैं गया 5, तो 5 होगा क्या, 5 भी मेरा नहीं होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर 5 भी नहीं होने वाला। अब अगर मैं बात किया 6 का, इसका बात किया मैं 6 का, तो जो 6 डिवाइड होगा वो किससे हो जाएगा, 2 से तो हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा, लेकिन जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, और अगर रिमाइंडर बच गया मतलब वो मेरा एलसीएम नहीं कहलाएगा, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बचे, इसका मतलब 6 भी एलसीएम नहीं होने वाला। अब मैं किस में जाऊंगा, 7, तो 7 से तो इन तीनों संख्याओं से भाग नहीं होने वाला, तो 7 भी मेरा एलसीएम नहीं हो सकता। इसी प्रकार मैं गया किसमें, 8 पे, तो 8 पे जाऊंगा तो केवल और केवल 2 और 4 से भाग होगा, पर 6 से नहीं हो पाएगा, इसलिए जो 8 है ये भी एलसीएम नहीं हो सकता। इसी प्रकार मैं गया 9 पे, तो 9 से तो इन तीनों संख्या से भाग नहीं होगा। अगर मैं बात किया 10 का, तो 10 जो रहेगा केवल और केवल किससे भाग होगा, 2 से, 4 और 6 से भाग नहीं होगा। इसी प्रकार मैं बात किया 11 से, तो 11 इन तीनों से भाग नहीं होगा। अब अगला मैं ले रहा हूं क्या, यहाँ पे 12, क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे 12, समझिएगा, अगला मैं डिजिट कौन सा ले रहा हूं यहाँ पे 12। तो मैं माना कि अगर सर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम अगर 12 होगा, तो क्या ये तीनों के तीनों 12 से क्या डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, 12 को डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप देखो 12 को अगर मैं डिवाइड किया 2 से, तो 2 6 क्या हो जाएगा 12, रिमाइंडर कितना मिला 0 0। इसी 12 को मैं किससे भाग कर रहा हूं मैं, 4 से, तो 4 3 12, यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना मिला 0 0। और इसी प्रकार मैं इस 12 किससे भाग कर रहा हूं मैं, 6 से, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या बचा 0 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर 12 वह छोटी से छोटी संख्या है, 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या 2 4 6, 2 4 6 से अलग अलग क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित, अलग अलग क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित। इसलिए जो 12 होगी वही मेरी क्या होगी, एलसीएम। 12 से छोटी संख्या आपको मिल ही नहीं सकती जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। हो सकता है कि 2 से हो जाए लेकिन 4 और 6 से ना हो, जैसे कि एग्जांपल देखिए, हो सकता है कि 2 4 से हो जाए पर 6 से ना हो सकता है कि 2 और 6 से हो जाए पर 4 से ना हो। क्लियर है कि नहीं? तो 12 से छोटी आपको संख्या मिल ही नहीं सकती जो इन तीनों को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग एलसीएम किसको बोलते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, क्या वही कहलाता है हमारा एलसीएम। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहलाएगा वही हमारा एलसीएम। समझिएगा, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, जैसे कि मैं एग्जांपल लिया 10 20 और 30। क्या एग्जांपल लिया मैं यहां पास से, 10 का लिया, 20 का लिया और किसका लिया मैं 30 का। 10 20 30 में मेरे को जानना है कि एलसीएम क्या आने वाला है, समझना बात को। तो यहाँ पे 1 हो सकता है क्या एलसीएम, नहीं हो सकता। 1 होगा क्या, नहीं होगा। 2 होगा क्या, नहीं होगा। 3 होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आया? तो आप इस प्रकार चेक करते करते जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। समझ में आया? तो इस डेटा को लेकर मैं क्या बता रहा हूं कि एलसीएम फाइंड कैसे किया जाता है। तो जिनको एलसीएम निकालने नहीं आता वो बोर्ड में ध्यान से सुनेंगे। तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसा खींचेंगे और यहां पे सभी दी गई संख्याओं को लिख देंगे, 10 20 और क्या लिखोगे आप 30। समझना, क्या लिखूंगा मैं 10 20 और 30। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप पहले देखोगे कि दी गई संख्याओं में से कोई एक संख्या या एक से अधिक संख्या पूरा पूरा 2 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 2 से कोई एक संख्या या एक से अधिक संख्या भाग होगी तो पहले आप किससे भाग करोगे, 2 से। तो हो रही है 2 से, 10 भी हो रहा है, 20 भी हो रहा है, 30 भी हो रहा है, तो मैं पहले किससे भाग करूंगा, मैं 2 से। अब ये कितने बार जाएगा, 5 बार। तो जो 5 बार जाएगा, क्वोशेंट जो मिलेगा, भागफल मिलेगा, उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं। जो भागफल मिलता है उसको कहां पे लिखते हैं, नीचे में। जैसे कि मैं 10 को डिवाइड किया 2 से, कितने बार में गया, 2 पंचे 10, शेषफल क्या मिला 0। तो जो 5 आया है ना, इसी को लिखा हूं मैं यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? इसी प्रकार इस 20 को क्या करोगे आप, 2 से भाग करोगे, कितने बार जाएगा ये,
10 बार, 10 बार जो गया उसको आप यहाँ पे मेंटेन करोगे। इसी प्रकार जो 30 है वो कितने बार जाएगा, 15 बार। क्लियर है। अब आप फिर देखो कि इनमें से कोई एक संख्या या एक से अधिक संख्या 2 से भाग हो रही है क्या, हो रही है। तो जब तक 2 से भाग होगी तब तक आप 2 से भाग करोगे। जो संख्या होगी, समझ में आया, जो संख्या कंप्लीटली दो से डिवाइड होगी उसी को भाग करोगे, और जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे कि मैं बात किया 5 को, तो 5 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ क्या, देखो तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बच गया 1, कंप्लीटली डिवाइड हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आप 5 को 5 के जैसे लिख दो चुपचाप, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे उसी संख्या को लिखेंगे जिसमें रिमाइंडर कितना बचे, 0, या जो कंप्लीटली डिवाइड हो। तो 10 होगा, 10 कितने बार में होगा, 5 बार में। इसी प्रकार 15 होगा क्या, 15 नहीं होगा, तो 15 को आप ऐसे ही लिखोगे। क्लियर हुआ सभी को। अब आप फिर से चेक करो, इनमें से कोई भी सी एक संख्या 2 से भाग हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो हम किस में चलेंगे, 3 के लिए। किसमें चलेंगे, 3 के लिए। तो जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 5, ये वाला 5 होगा क्या, नहीं होगा। 15 होगा, 15 होगा, तो आप इसको लिखोगे। तो 5 नहीं हुआ तो 5 के प्लेस में 5, यहाँ पे 5 से नहीं हुआ तो 5 के प्लेस में 5। अब ये हो रहा है कितने बार में हो रहा है, 5 बार में। 3 पंचे 15। हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, भागफल को लिखते हैं। तो अब भागफल को लिखो। अब देखो फिर से अगला जो मिला संख्या क्या मिला, 5 5 5। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अब किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 5 से। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 4 से क्यों नहीं किए सर, क्योंकि जो 4 से जाने वाला रहेगा वो ऑलरेडी किससे जा चुका होगा, 2 से। तो जो सीक्वेंस बनता है निकालने का, फैक्टराइजेशन करने का, वो आप हमेशा पाएंगे क्या, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या मिलेगा, 11, 11 के बाद क्या मिलेगा आपके पास, 13, 13 के बाद क्या मिलेगा, 17, 17 के बाद क्या मिलेगा, 19। आप जब भी फैक्टराइज करेंगे आप हमेशा यही पाएंगे। क्लियर है कि नहीं। 2 के बाद क्या मिलेगा, 3। 4 क्यों नहीं मिला, क्योंकि 4 से जो जाने वाली रहेगी संख्या वो ऑलरेडी 2 से जा चुकी है। उसके बाद क्या मिलेगा, 5। 6 क्यों नहीं मिलेगा, 6 इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो 6 से जाएगी वो ऑलरेडी 2 और 3 से जा चुकी होगी। उसके बाद क्या मिलेगा, 7। उसके बाद क्या मिलेगा, 11। 8 क्यों नहीं मिला, 8 इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो 8 से जाएगा वो ऑलरेडी किससे जा चुका है, 2 से। 9 क्यों नहीं मिलेगा, 9 इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो 9 से जाएगा वो ऑलरेडी 3 से जा चुका है। इसी प्रकार आपको 10 क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 10 से जाएगा वो 2 और 5 से ऑलरेडी जा चुका है। तो अगला क्या मिलेगा, 11। 12 क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 2 और 3 से क्या हो चुका होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो चुका होगा। इसी प्रकार हमको हमेशा सीक्वेंस मिलेगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, आगे चलते रहेगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे आए हम लोग, तो हम लोग किसमें निकालेंगे, सीधा सीधा 5 से, क्योंकि 5 से क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 5 1 जा 5। बात समझ में आया। जब यहाँ पे 1 1 1 1 मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। अब जो एलसीएम होता है, वो एलसीएम क्या होता है, तो जो आप फैक्टराइज किए हैं उसमें जो संख्या मिली है आपको, अब आज जो गुणनखंड मिले हैं इसी को आपस में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जो मिलेगा आपको एलसीएम क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, सर 60 जो है वह छोटी से छोटी संख्या है। 60 जो है, 60 जो है वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या 10 20 और 30 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। आपको 60 से छोटी संख्या मिल ही नहीं सकती जो इन तीनों को एक ही समय पे क्या कर दे, डिवाइड कर दे। समझ में आया। हो सकता है कि 10 और 20 को कर दे लेकिन 30 को ना करे, हो सकता है कि 20 और 30 को कर दे लेकिन 10 को ना करे। समझ में आ रहा है, मतलब एक समय पे क्या होगा, तीनों के तीनों से क्या होगा, वो डिवाइड होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम। हो सकता है कि 10 और 30 को कर दे, 20 को ना करे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसी संख्या जो तीनों के तीनों को क्या करे, डिवाइड करे, वही क्या कहलाता है हमारा, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती या लसा। तो इतना बात समझ में आया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, लिस्ट नंबर। छोटी से छोटी कहने का मतलब लिस्ट नंबर, जो दी गई संख्या क्या क्या है, 2 4 6, यहाँ पे नीचे में क्या था, 10 20 30 था।
जो दी गई संख्याओं से कैसे हो, पूर्णतः विभाजित, और दी गई संख्याओं से कैसे अलग अलग बोल सकते हो आप, अलग अलग, किसी एक संख्या से ना हो, किसी दो संख्या से ना हो। अगर 3 दी है तो तीनों से होना चाहिए, अगर 4 दी है तो चारों से अलग अलग होना चाहिए। समझ में आया? वही क्या कहलाएगा मेरा LCM। आपको एलसीएम जो मिलेगा उससे कोई छोटी संख्या मिल ही नहीं सकती, जो दी गई संख्या से कैसे हो, अलग अलग, पूर्णतः विभाजित। ठीक है कि नहीं? तो लिस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली, वही क्या कहलाएगा हमारा LCM। समझ में आया? तो यहाँ पे 2 4 6 का जो एलसीएम निकलेगा वो आप क्या बोलोगे, जिसका एलसीएम आएगा वो कितना आने वाला है, 12। इस 12 से आपको छोटी संख्या मिल ही नहीं सकती जो इन तीनों से क्या हो, डिवाइड हो। समझ में आया कि नहीं? सब करके बताया मैं आपको। इसी प्रकार मैं अगला क्या बताया कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो अगर एलसीएम निकालोगे आप तो 10 20 और 30 का निकाल के बताया, तो जो गुणनखंड मिलेगा, भाज्य गुणनखंड, वो क्या मिलेगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 यही मिलेगा। तो आप हमेशा पाएंगे अगर कोई संख्या पहले 2 से भाग होगी तो पहले किससे भाग करोगे आप, 2 से। सीधा 4 पे सीधा 6 पे नहीं आना है, एकदम सीक्वेंस में ही चलना है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आगे चैप्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ऐसी संख्या बताइए जिसको परफेक्ट स्क्वायर बने। क्लियर है कि नहीं? तो उसमें सब काम आएगा भाज्य गुणनखंड। क्लियर है? अपने मन से आप 4 से निकाल दिए, 5 से निकाल दिए रैंडमली, तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करते चलिए, आपका सभी के सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले आप देखोगे दी गई संख्या में से कोई भी सी एक संख्या या एक से अधिक संख्या 2 से भाग हो रही होगी तो आप पहले 2 से भाग करेंगे। तो भाग करने पे जो भागफल मिलेगा उसी को हम लोग नीचे में लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं? और कैसी संख्या होनी चाहिए, जो कंप्लीटली डिवाइड हो, जिसमें रिमाइंडर बचे उसको हम लोग नहीं लिखते। जैसे कि यहाँ पे देखो, 2 को मैं 5 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा, जिसमें रिमाइंडर बचता है वो संख्या को सेम एज इट इज लिखते हैं। लेकिन जो संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भागफल मिलेगा उसको मेंटेन करेंगे। यहाँ पे तो 2 5 6 10, ये 15 नहीं होगा तो 15 के प्लेस में क्या आ जाएगा, 15। इसी प्रकार देखो, अभी 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाने वाला, तो फिर किस पे जाएंगे, 3 से। तो ये 5 पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये 5 पूरा पूरा नहीं जाएगा, लेकिन 15 जाएगा, तो 3 पंचे 15। अब किससे जाएगा, ये 5 से। तो जो एलसीएम मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो निकाले हो आप फैक्टराइज करके अभाज्य गुणन संख्याओं का गुणनफल ही क्या होगा आपका, LCM। समझ में आया? तो इस प्रकार हम लोग क्या निकालते हैं, LCM। समझ में आया? बताइए ऑनलाइन वाले कहीं पे भी किसी कुछ दिक्कत है क्या? चलो देखो ध्यान से और बताओ, सर यहाँ पे डाउट आया है कि नहीं आया है, सर सब चीज क्लियर है, बताओ। एलसीएम का डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? ये केवल मैं आपको एलसीएम बताया और एलसीएम निकालने का तरीका बताया। इतना देख के बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, कि रिपीट करना है कुछ चीज को, बताइए। समझ में आया एलसीएम किसको बोलते हैं? क्योंकि बिना एलसीएम समझे ना आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। हाँ, इसीलिए तो मैं बताया आपको, ठीक है ना। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या बोलेगा वो, से। क्या बोलेगा वो, से बोलेगा। एचसीएफ में पढ़ेंगे तो ही परिवर्तन होगा, को हो जाएगा। और यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या है, उसको पढ़ेंगे हम लोग बाद में। अभी केवल किस में फोकस कर रहे हैं, एलसीएम में। तो सभी क्लियर है, सबका कमेंट आ चुका है, एकदम अच्छे से क्लियर है, 100% क्लियर। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा, फिर बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्लियर है कि नहीं? तो पहले हिंदी मीडियम वालों को लिखेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता दूंगा। लिखो हिंदी मीडियम वाले, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, तो बैठने से बढ़िया कि लिख लेना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 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 16 16 कॉमा 24 16 24 कॉमा 36 तथा 54
जो 16, 24, 36 तथा 54 से पूर्णतः विभाजित हो। 16, 24, 36 तथा 54 से पूर्णतः विभाजित हो। इंग्लिश मीडियम वाले को लिखना, फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर which is, find the list number which is exactly divisible by, which is exactly divisible by 16, 16, 24, 16, 24, 36, 36 and 54 and 54. Find the list number which is exactly divisible by, which is exactly divisible by 16, 24, 36 and 54. चलिए, तो आपको बतानी क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या बतानी है आपको, वह छोटी से छोटी संख्या जो 16, 24, 36 तथा 54 से पूर्णतः विभाजित हो। और अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि सर दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि दी गई संख्याओं से क्या होनी चाहिए, वो दी गई संख्याओं से क्या होनी चाहिए, से, दी गई संख्याओं से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित। और दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित का आंसर कौन देगा आपको, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कैसी हो, पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब अगर हमको इसका आंसर करना है तो दी गई संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, दी गई संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, तो आप बोलेंगे 16, बगल में क्या है 24, बगल में क्या है 36 और बगल में क्या है 54, 54। 16, 24, 36 तथा 54 से क्या होगी, वो पूर्णतः विभाजित। तो एलसीएम का डेफिनेशन ही वही है कि एलसीएम होती क्या है, दी गई सभी संख्याओं से, दी गई सभी संख्याओं से, वर्ड याद रखेंगे से, दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, वही क्या कहलाती है हमारी एलसीएम। तो इस प्रश्न में क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। और एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको बताया कि पहले क्या करोगे आप, 2 से भाग दोगे। कोई एक संख्या या एक से अधिक संख्या 2 से भाग होगी तो आप पहले किससे भाग करोगे, 2 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले 2 से भाग दूंगा मैं, तो 2 8 जा 16, 12 टाइम्स में जाएगा, ये 18 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा, 27 टाइम्स में। फिर जा रहा है 2 से, तो फिर 2 से भाग करोगे। जब तक एक संख्या या एक से अधिक संख्या 2 से भाग होगी तब तक आप 2 से भाग करोगे। 2 से जब जाना बंद हो जाएगी तो किससे भाग करेंगे, 3 से। जब 3 से नहीं जाएगी तो किससे भाग करेंगे, 5 से। जब 5 से नहीं जाएगी तो किससे भाग करेंगे, 7 से। वही सीक्वेंस चलता रहेगा। चलो तब 2 से जा रहे हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये 27 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 27 के प्लेस में क्या लिखोगे आप, 27 ही रहेगा। उसी संख्या को नीचे में लिखेंगे जो कंप्लीटली डिविजिबल हो। और किसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, कोसेंट को। किसको लिखते हैं हम लोग, कोसेंट को, भागफल को। अब अगला किस में आऊंगा मैं, फिर से देखो 2 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 2 से फिर से भाग करोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 9 के प्लेस में 9, 27 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। क्लियर है। फिर देखो 2 से जा रहे हैं ना, कोई एक संख्या या एक से अधिक संख्या जा रहा है, आप 2 से फिर भाग करो, 2 एकम 2, ये क्या जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 9 ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 27। अब किससे करूंगा मैं, 2 से भाग जा रहा है क्या, कोई भी सी एक संख्या नहीं जा रही है, तो मैं किससे भाग दूंगा, मैं 3 से। देखो ये 1 तो नहीं आएगा, 1 तो 1 ही रह जाएगा। क्लियर है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर जा रहा है ये 3 से, तो जब तक 3 से जाएगा तब तक आप 3 से भाग करते चलो, ये 1 के प्लेस में 1 ही रहेगा। ये 3 1 जा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और फाइनली क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 3 1 जा 1 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा, मैं क्या बताया था एलसीएम किस कैसे निकालते हैं हम लोग,
जो भी आपको गुणनखंड मिला यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, इसी को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे और यही क्या होगा आपका LCM। तो निकालूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 2 कितने 2 हैं 4, मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है 432। इसका मतलब क्या बोलोगे आप सर, 432, 432 वह छोटी से छोटी संख्या है, 432 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या 16, 24, 36 और 54 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। 432 से छोटी संख्या, 432 से छोटी संख्या आपको मिल ही नहीं सकती जो क्या हो, इन सभी संख्याओं को क्या करे, इन सभी संख्याओं से क्या हो, सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। समझ में आया, एलसीएम किसको बोलते हैं, समझ में आया। एलसीएम क्या होती है, दी गई सभी संख्याओं से, दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, एलसीएम। 432 से छोटी संख्या मिल ही नहीं सकती। समझ में आया कि नहीं आया, जो कि आपको क्या करे, दी गई संख्या 16, 24, 36 और 54 को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। बात समझ में आया, बात समझ में आया। ऑनलाइन में क्लियर है, बताओ एक फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया बात है। बताइए ऑनलाइन में क्लियर है कि नहीं जो मैं बताया, ऑनलाइन वालों को क्लियर हुआ कि सर आप एलसीएम ही क्यों निकाल रहे हो, ये बात इंपॉर्टेंट है। एलसीएम ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एलसीएम ही क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे, दी गई सभी संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और निकालो आप लोग। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 तथा 27, 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो, से पूर्णतः विभाजित हो। इंग्लिश मीडियम वाले लोग लिखेंगे फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर which is exactly divisible by, which is exactly divisible by 12, 15, 20 and 27, which is exactly divisible by 12, 15, 20 and 27। तो क्या बतानी है आपको, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 तथा 27 से कैसी हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो हमको मालूम है क्या कि सर जो एलसीएम होती है वही छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्या, कौन कौन सी संख्या दी गई है, 12, 15, 20 तथा 27 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। अर्थात जो मैं निकालूंगा यहाँ पे क्या निकालूंगा, एलसीएम। तो किसका निकालना है, एलसीएम, दी गई संख्या, और दी गई संख्या क्या क्या है, 12 है, 15 है, 20 है और 27। क्योंकि एलसीएम ही क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर इज नोन एज एलसीएम। इसीलिए हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे, एलसीएम। बताइए एलसीएम निकालो और बताओ कि क्या आंसर आ रहा है, ऑनलाइन वाले बताइए। बहुत बढ़िया भावेश, भूमिका बहुत बढ़िया, राहुल भूमिका, अविनाश बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि एलसीएम ही निकालना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आंसर कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है,
ये समझ में आ रहा है कि सर हम लोग एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? क्यों निकाल रहे हैं एलसीएम? क्योंकि एलसीएम ही क्या होती है? छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित। एलसीएम ही क्या होती है? लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई द गिवन नंबर। समझ में आया? इसीलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? एलसीएम। ठीक है, चलिए तो सभी का आंसर आ गया ऑनलाइन में भी, मैं यहाँ पे निकाल के बता दे रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन, 12, 15, 20, 27। क्लियर है? मैं 2 से पहले जाएगा तो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 6 जा 12, ये 15 तो नहीं जाएगा, 2 10 जा 20, 27 नहीं जाएगा। फिर किससे जाएगा? ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 15, 2 5 जा 27। फिर किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा, 2 से तो कंप्लीट हो गया, 2 से कोई और जाने वाला है क्या? नहीं। 3 से जाएगा, 3 1 जा, 3 5 जा 5 नहीं जाएगा, 3 9 जा। फिर जाएगा, देखो किससे जाएगा? ये 3 से, 1 के प्लेस में 1 ही रहेगा, 5 के प्लेस में 5, 5 के प्लेस में 5 और 3 3 जा 9। यहाँ पे फिर किससे जाएगा? 3 से, 3 1 जा, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 और 3 1 जा 3। अब किससे जाएगा? फाइनली किससे जाएगा? 1, 5 1 जा, 5 1 जा, 5 1 जा और 1। तो यहाँ पे जो आपको एलसीएम मिलेगा वो एलसीएम में क्या लिखूंगा? एलसीएम क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? तो आप बोलोगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 540। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? सर 540 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या 12, 15, 20 तथा 27 से क्या होगी? कंप्लीटली डिविजिबल। इन सभी संख्याओं से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित। 540 से आपको छोटी संख्या मिल ही नहीं सकती जो इन सभी से क्या हो? कंप्लीटली डिवाइड हो। बात समझ में आया? बात समझ में आया? इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो हिंदी मीडियम में वर्ड लिखा रहेगा से, समझ में आया? विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल लिखा रहेगा इंग्लिश में। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 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 6, जिसे 6, 7, जिसे 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 तथा 12 से भाग देने पर, तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे, प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। इंग्लिश मीडियम वाले लोग लिखिएगा, फाइंड द लिस्ट नंबर, find the least number which when divided by 6, 7, 8, 9 and 12, 6, 7, 8, 9 and 12 leaves the same remainder 1, leaves L-E-A-V-E-S, leaves the same remainder 1 in each case, in each case। चलिए तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे सर? इसके पहले आप क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो दी गई संख्या से कैसी हो? पूर्णतः विभाजित। तो यहाँ पे आप आखिरी में देखोगे तो एक नया वर्ड मिल गया, परंतु प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे? एक बचे। समझ में आया? तो अगर उस वर्ड को मैं मिटा दूं, प्रत्येक दशा में क्या बचे? शेषफल एक, तो आप क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि सर एलसीएम ही क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कैसे हो? पूर्णतः विभाजित।
तो आप आखिरी स्टेटमेंट को छुपा दो और बाकी क्या निकालो आप एलसीएम। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम क्या निकलेगा 6, 7, 8 और किसका 8, 9 और 12 का। तो देखो ध्यान से समझना, ये नया क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे इसका निकालना है मेरे को 6, 7, 8, 9 और किसका निकालना है 12 का। मैं क्या बोल रहा हूं, लास्ट लाइन को आप छिपा दीजिए, प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे उसको मिटा दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं। क्यों? क्योंकि एलसीएम ही क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालूंगा तो किससे जाएगा, ये पहले 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 7 नहीं जाएगा, 2 4 जा ये 9 ही रहेगा, ये 2 6 जा 12। फिर किससे जाएगा, ये 2 से 3 7 2 9 3, फिर जाएगा 2 से 2 3 7 1 9 और ये 3। अब किससे जाएगा, ये 3 से, 3 1 जा, ये 7 नहीं जाएगा, ये 1 3 3 जा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर जाएगा 3 से, तो आप 3 से डिवाइड करोगे 1, 7 नहीं जाएगा, 1 के प्लेस में 1, 3 1 जा 3 ये 1, और फाइनली किससे जाएगा, ये 7 से, 7 1 जा 1 1 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो जो आपको एलसीएम मिलने वाला रहेगा वो क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है एलसीएम, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे क्या मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 7, कितना मिला 504, ये मिला एलसीएम। एलसीएम कितना मिलेगा 504, एलसीएम कितना मिला 504। तो इसका मतलब क्या समझ में आना चाहिए कि सर जो 504 है, जो 504 है, वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्या कौन कौन सी 6 7 8 9 और 12 से क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल। यानी कि क्या बोल सकता हूं मैं, जब मैं 504 को भाग करूंगा किससे, मैं किससे भाग करूंगा, मैं 6 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे 0 0। जब मैं 504 को भाग करूंगा किससे 7 से, रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे को 0 0। जब मैं 504 को किससे भाग करूंगा मैं 8 से, रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे को 0 0। जब मैं 504 को किससे भाग करूंगा मैं 9 से, रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 0। जब मैं 504 को किससे भाग करूंगा मैं 12 से, रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 0। लेकिन अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, अगला स्टेटमेंट दिया है प्रत्येक दशा में शेषफल कितना मिले, 1 मिले, कितना मिले 1 मिले। तो अगर यहाँ पे 504 के बजाय क्या होता, यहाँ पे 504 और जो रिमाइंडर चाहिए, कितना रिमाइंडर चाहिए 1, तो आप इस 1 को जोड़ दो, तभी तो संख्या क्या बनेगी, ये 505। अब जब आप 505 को भाग करोगे किससे, 6 से 7 से 8 से 9 से और 12 से, इन सभी में शेषफल कितना मिलेगा 1 मिलेगा। समझ में आया। अगर मैं बोलता कि प्रत्येक दशा में शेषफल 2 मिले, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को ऐड करते हैं, क्योंकि 504 तो कंप्लीटली डिविजिबल है ना, 504 तो क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। इसका मतलब आपको जो शेषफल चाहिए रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर 1 चाहिए तो आप 1 लिखोगे, 2 चाहिए तो आप क्या लिखोगे 2, 3 चाहिए तो क्या लिखोगे आप 3, 4 चाहिए तो क्या लिखोगे आप 4। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आपके पास ऐसा प्रश्न आए कि प्रत्येक दशा में 1 शेषफल बचे, प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे, उसको क्या करते हैं हम लोग, पहले एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद जो एलसीएम आएगा उसमें हम लोग क्या कर देते हैं ऐड। अब क्यों कर रहे, समझ में आया, क्योंकि एलसीएम क्या होगी, पूर्णतः विभाजित संख्या। अब जो रिमाइंडर चाहिए उसको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए बताइए ऑनलाइन में इतना क्लियर हुआ, 505। इसको नहीं बोल रहे रिमाइंडर, ठीक है ना, ये रिमाइंडर नहीं है, ये रिमाइंडर नहीं है, तो हम लोग एलसीएम निकाले हैं। क्लियर है। जब यहाँ पे संख्या जो मिले ना 505, अब आप इसको भाग करके देखो 6 से, रिमाइंडर मिलेगा 1। 505 को भाग करके देखो 7 से, रिमाइंडर मिलेगा 1। ऐसा है, इसको हम लोग रिमाइंडर नहीं बोलते, ये रिमाइंडर ही नहीं है, ये तो एलसीएम निकाल रहे हो आप। आया समझ में अच्छे से। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतने ही रखते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी एलसीएम चलेगा 1-2 दिन, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद हम लोग धीरे से एचसीएफ में आएंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देखेंगे।
चलिए, तो ऑनलाइन वाले किसी कहीं पे क्लियर है क्या? क्लास फिर एंड करेंगे, अगर क्लियर है तो यस सर लिखना, अगर नहीं है कुछ डाउट है तो पूछिए, फिर क्लास एंड होगा। तो चलिए, किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं प्रैक्टिस करा दूंगा और आपको शीट दूंगा, ठीक है ना? उस शीट को दूंगा ना मैं, तो हमारे जो ऐप है धारा जीएस उसमें अपलोड रहेगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, शीट मिलते जाएगा, ठीक है ना? चैप्टर कंप्लीट होगा शीट मिलेगा, चैप्टर कंप्लीट होगा शीट मिलेगा, उसी को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है राहुल जी? चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, शीट मिलते जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो, जो पढ़ाऊंगा उसी से आएगा, उससे बाहर का नहीं आएगा। आराम से आप ला सकते हैं नंबर। बस आपको ये बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया क्लास आज का। तो मेरे हिसाब से सभी का समझ में आ गया, सभी कमेंट आ रहे हैं समझ में आ गया सर, क्लियर है। तो हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आगे पढ़ते रहिएगा, ठीक है कि नहीं?